नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद रोमांचक और थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी, सूत्रवाक्यम 2025। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है एक बच्ची की जिज्ञासा, शिक्षा के लिए उसकी लड़ाई और एक पुलिस इंस्पेक्टर का सच के लिए जुनून। इस कहानी में आपको साजिशें, रहस्य, अपराध और इंसाफ की जंग सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे सूत्रवाक्यम की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक, सीन बाय सीन, बिल्कुल विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक शांत और खूबसूरत पलक्कड़ जिले के गांव से होती है। कैमरा धीरे धीरे हरे भरे खेतों, नारियल के पेड़ों और गांव के घरों को दिखाता है। पृष्ठभूमि में हल्की लोकधुन बज रही होती है, जो माहौल को प्राकृतिक और असली बना देती है। सुबह का समय है। सूरज की किरणें धान के खेतों पर पड़ रही हैं। महिलाएं घरों से निकलकर कुएं से पानी भर रही हैं। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में साइकिल से स्कूल की ओर जा रहे हैं और कुछ बुजुर्ग चाय की दुकानों पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ दर्शक को यह एहसास दिलाता है कि फिल्म की कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक साधारण लेकिन सजीव गांव की है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। पुलिस स्टेशन का परिचय। कैमरा धीरे धीरे गांव के स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता है। यह कोई बड़ा और आधुनिक थाने जैसा नहीं है, बल्कि एक पुरानी इमारत है जिसमें नीली और सफेद रंग की पेंटिंग थोड़ी उखड़ चुकी है। दरवाजे पर पुलिस स्टेशन पालक्कड़ रेंज का बोर्ड टंगा है। यहाँ की दिनचर्या बहुत ही अलग है। बड़े शहरों के थानों की तरह यहाँ लगातार अपराध या आपराधिक गतिविधियां नहीं होती। यहाँ पुलिस अधिकतर छोटे मोटे मामलों में ही उलझी रहती है, जैसे खेतों की सीमा को लेकर झगड़े, गाय भैंस खो जाने की शिकायत या दो दुकानदारों के बीच पैसों का हिसाब। इसी बीच कैमरा हमारे मुख्य किरदार सर्कल इंस्पेक्टर क्रिस्टो जेविया, शाइन टॉम चाको पर फोकस करता है। क्रिस्टो की एंट्री बेहद साधारण लेकिन असरदार तरीके से होती है। वो थाने के अंदर अपनी टेबल पर बैठा है, सफेद शर्ट और डार्क पैंट पहने हुए, चेहरा शांत लेकिन आंखों में दृढ़ता। वो अन्य पुलिसकर्मियों से बिल्कुल अलग नजर आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ पुलिसिया शक्ति नहीं, बल्कि एक शिक्षक की संवेदनशीलता भी है। थोड़ी देर में थाने का घंटा बजता है और क्रिस्टो अपनी घड़ी देखता है। शाम के 5 बज चुके हैं। वो अपनी टेबल से उठता है और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ता है। पुलिस स्टेशन की छत पर ट्यूशन क्लास। यहां से कहानी का एक अनोखा पहलू सामने आता है। पुलिस इंस्पेक्टर क्रिस्टो रोज शाम को गांव के बच्चों को गणित की ट्यूशन देता है। पुलिस स्टेशन की छत पर बच्चे कतार में बैठ जाते हैं और उनके सामने ब्लैक बोर्ड और कुछ कुर्सियां लगी होती हैं। क्रिस्टो पढ़ाने के लिए बेहद जुनूनी है। वो पुलिस की नौकरी और पढ़ाई दोनों को बराबर महत्व देता है। वो बच्चों को सिर्फ सवाल हल करना ही नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी के सबक भी देता है। अगर तुम सवाल को सही तरीके से समझो तो उसका हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है, मुश्किल दिखती है, लेकिन जब धैर्य रखकर सोचो तो रास्ता अपने आप निकलता है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे ये ट्यूशन क्लास गांव में मशहूर हो गई है। अब अधिकतर बच्चे शाम को क्रिस्टो की क्लास में आना पसंद करते हैं। क्रिस्टो की यह पहल सबको अच्छी लगती है, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा होती है। गांव के हाई स्कूल की गणित शिक्षिका निमिषा विंसी एलोशियस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके छात्र अब स्कूल की ट्यूशन छोड़कर क्रिस्टो की क्लास में जाने लगे हैं। निमिषा को लगता है कि क्रिस्टो उसकी इज्जत और पेशे को कमजोर कर रहा है। एक दिन निमिषा क्रिस्टो से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस वाले हो, आपकी ड्यूटी अपराध रोकना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं। ये काम हमारा है। अगर बच्चे आपकी क्लास में आ गए तो हमारे स्कूल का क्या होगा? क्रिस्टो शांति से मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैडम, मैं किसी का काम छीन नहीं रहा। बच्चों को जहां अच्छा लगे वे वहीं जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वे पढ़ाई से डरे नहीं, गणित को समझें, उससे दोस्ती करें। यह संवाद दोनों किरदारों के बीच पहला टकराव दिखाता है। क्रिस्टो शांत और संतुलित है, जबकि निमिषा थोड़ी कठोर और पेशेवर ईर्ष्या से भरी हुई लगती है। क्लास के बीच में कैमरा धीरे धीरे एक लड़की पर फोकस करता है। उसका नाम है आर्या अनघा। आर्या 11वीं कक्षा की छात्रा है, बहुत होशियार लेकिन अंदर से डरी सहमी हुई। वो हमेशा क्लास में चुपचाप बैठती है, ज्यादा बातें नहीं करती। क्रिस्टो उसे सवाल पूछता है तो वो हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे जवाब देती है। क्रिस्टो उसकी समझदारी को नोटिस करता है। क्लास खत्म होने के बाद बाकी बच्चे हंसी मजाक करते हुए चले जाते हैं, लेकिन आर्या अक्सर अकेली और चुप रहती है। क्रिस्टो ये बात महसूस करता है। फिल्म अब आर्या के घर का दृश्य दिखाती है। आर्या का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय है। उसके माता पिता दोनों मेहनती हैं, लेकिन घर में असली दबदबा उसके बड़े भाई विवेक दीपक परम्बल का है। विवेक बेरोजगार है लेकिन गुस्सैल स्वभाव का है। वो छोटी सी बात पर आर्या पर चिल्लाता है, उसे पढ़ाई करने से रोकता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है।
यहाँ दर्शक को पहली बार पता चलता है कि आर्या की चुप्पी और डर का असली कारण यही है, उसका भाई विवेक। एक शाम ट्यूशन के बाद जब सब बच्चे चले जाते हैं, आर्या थोड़ी देर तक वहीं बैठी रहती है। क्रिस्टो उसे देखता है और पूछता है, घर नहीं जाना? आर्या धीरे से कहती है, जी जाऊंगी। उसकी आंखों में डर और अनकहे दर्द साफ झलकते हैं। क्रिस्टो उसे ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि इस लड़की की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन स्कूल में निमिषा को पता चलता है कि उसकी क्लास में बहुत कम छात्र आ रहे हैं, क्योंकि वे सब क्रिस्टो की क्लास में जाते हैं। गुस्से में वो स्कूल स्टाफ मीटिंग में इस बात की शिकायत करती है। नतीजतन स्कूल प्रिंसिपल क्रिस्टो को बुलाता है और कहता है, इंस्पेक्टर, आपके इरादे अच्छे होंगे, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में दखल देना ठीक नहीं है। बच्चों को यहां आने दें। क्रिस्टो शांत रहते हुए जवाब देता है, मैं समझता हूं सर, लेकिन बच्चों को मजबूर तो नहीं किया जा सकता। वे जहां समझ पाएंगे वहीं जाएंगे। यहां से क्रिस्टो और स्कूल प्रशासन के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। अब फिल्म अचानक भावनात्मक और गंभीर मोड़ लेती है। एक रात आर्य का भाई विवेक गुस्से में घर आता है। उसे किसी ने बाहर चिढ़ा दिया होता है और वह अपना गुस्सा आर्य पर निकालता है। वह आर्य को जोर से मारता है, उसकी किताबें फेंक देता है और कहता है, तुझे पढ़ाई करनी है? पुलिस की क्लास में जाकर मुझे बदनाम करना है? घर का नाम मिट्टी में मिला रही है। आर्य चुपचाप रोती है। उसकी मां बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक उसे भी डांटकर चुप करा देता है। यहां दर्शक को साफ महसूस होता है कि आर्य एक शोषित किरदार है और यही फिल्म की आगे की असली कहानी को जन्म देगा। अगले दिन आर्य ट्यूशन क्लास में आती है, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। क्रिस्टो तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो धीरे से पूछता है, ये क्या हुआ? आर्य कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ कहती है, कुछ नहीं सर, बस गिर गई थी। क्रिस्टो को यकीन नहीं होता, लेकिन वो अभी और दबाव नहीं डालता। उसकी नजर अब और गहराई से आर्य पर रहती है। क्लास में बैठी आर्य बार बार अपनी नोटबुक में कुछ लिखती है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती हैं, जैसे कोई डर लगातार उसके मन में बैठा हो। क्रिस्टो ये सब देख रहा होता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर आर्य क्यों इतना सहमी रहती है, लेकिन आर्य कुछ भी बताने से बचती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे चले जाते हैं, क्रिस्टो आर्य को रोकता है। संवाद, क्रिस्टो, आर्य, सच बताओ, तुम्हारे साथ घर पर क्या हो रहा है? तुम किसी से क्यों डरती हो? आर्य थोड़ा हिचकिचाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो कहती है, कुछ नहीं सर, मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो। क्रिस्टो को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। वो नर्म लहजे में कहता है, देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। मैं पुलिस हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्य उसकी बात सुनकर रो पड़ती है, लेकिन फिर खुद को संभालकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। क्रिस्टो उसके पीछे देखता रह जाता है। इसी बीच निमिषा का गुस्सा और बढ़ता है। स्कूल में प्रिंसिपल उसे कहता है कि क्रिस्टो की वजह से बच्चों की पढ़ाई का माहौल बदल गया है। निमिषा को यह अपनी इज्जत पर चोट लगती है। वो क्रिस्टो से मिलने जाती है और कहती है, इंस्पेक्टर, आप चाहे बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हो, लेकिन यह मेरे पेशे का अपमान है। आप पुलिस वाले हैं, शिक्षक नहीं। क्रिस्टो शांति से जवाब देता है, मैडम, मेरा मकसद अपमान करना नहीं है। अगर कोई बच्चा गणित से डरता है और मैं उसका डर मिटा पाता हूं, तो क्या इसमें बुराई है? निमिषा कुछ पल चुप रहती है। उसके चेहरे पर यह साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उसे क्रिस्टो की सच्चाई समझ आ रही है, लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता। अब फिल्म फिर आर्य के घर की ओर लौटती है। विवेक अब और हिंसक हो चुका है। वो रात रात भर घर आता है, नशे में धुत रहता है और आर्य को डांटता पीटता है। एक बार तो वो आर्य की किताबें जलाने की कोशिश करता है। उसकी मां रोकर उसे रोकती है, लेकिन विवेक कहता है, इस लड़की को पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसे घर संभालना चाहिए। ये बाहर जाकर मुझे बदनाम कर रही है। आर्य अंदर ही अंदर टूटने लगती है। एक दिन आर्य की क्लास मिस हो जाती है। क्रिस्टो हैरान होता है, क्योंकि वो जानता है कि आर्य कभी भी क्लास नहीं छोड़ती। वो गांव में जाकर आर्य के घर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि आर्य दरवाजे के पास खड़ी है, चेहरे पर चोट के और निशान हैं। क्रिस्टो गुस्से से विवेक को देखता है, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनने के बावजूद वो तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता। संवाद, क्रिस्टो, तुम्हारी बहन को पढ़ने से रोकना अपराध है। अगर तुमने हाथ उठाया तो ये कानून का मामला बनेगा। विवेक ताना मारता है, इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसमें मत पड़िए। आप पुलिस वाले हैं, टीचर नहीं। अपने काम से काम रखिए। क्रिस्टो को गुस्सा आता है, लेकिन वह आर्य को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वह वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन ठान लेता है कि वह आर्य को बचाकर रहेगा। उसी रात पुलिस स्टेशन के पास फिर से हलचल होती है। वही अजनबी बाइक पर आता है।
इस बार क्रिस्टो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग निकलता है। क्रिस्टो नोटिस करता है कि बाइक सवार ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है? अभी इसका खुलासा नहीं होता, लेकिन दर्शक को सस्पेंस और गहरा महसूस होता है। कुछ दिन बाद एक क्लास के दौरान आर्या अचानक रो पड़ती है। बाकी बच्चे हैरान होते हैं। क्रिस्टो उसे सबके सामने शांत कराता है और बाद में अकेले में उससे पूछता है। आर्या कांपते हुए कहती है, सर, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मेरा भाई मुझे मारता है। वो चाहता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। वो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देना चाहता। क्रिस्टो उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वो उसे आश्वासन देता है, आर्या, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे। ये फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब क्रिस्टो सीधे तौर पर आर्या की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी बीच निमिषा भी बदलाव महसूस करने लगती है। वो क्रिस्टो की क्लास को देखने आती है। वहां बच्चों का उत्साह और सीखने का तरीका देखकर वो समझ जाती है कि क्रिस्टो का मकसद ईर्ष्या या प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सचमुच बच्चों की मदद करना है। हालांकि निमिषा अभी भी खुलकर इसे स्वीकार नहीं करती। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव दिखाई देते हैं, आधा गुस्सा, आधा सम्मान। अब कहानी और तीखी हो जाती है। एक शाम विवेक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो गुस्से में क्रिस्टो पर चिल्लाता है, तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अगर उसे पढ़ाना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। क्रिस्टो उठकर सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी बहन कोई गुलाम नहीं है। उसे पढ़ने का हक है। और अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो इस बार सिर्फ भाई बहन का मामला नहीं रहेगा, पुलिस और अपराधी का मामला बनेगा। दोनों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। विवेक धमकी देकर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक नफरत साफ दिखती है। आर्या रात भर उस कागज को अपने तकिए के नीचे छुपाए रहती है। सुबह वो उसे पढ़ती है। उस पर लिखा होता है, अगर पढ़ाई बंद नहीं की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आर्या की आंखों में डर और गहराता है। वो कागज को फाड़ देती है, लेकिन डर उसके मन से मिटता नहीं। अगले दिन क्लास में आर्या का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्रिस्टो महसूस करता है कि कुछ तो है जो आर्या छुपा रही है। क्लास के बाद वह उससे पूछता है। आर्या पहले मना करती है, लेकिन क्रिस्टो के दबाव डालने पर वह कह देती है कि किसी ने उसे धमकी दी है। हालांकि वह कागज नहीं दिखाती। क्रिस्टो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। क्रिस्टो को सबसे पहले विवेक पर शक होता है। उसे लगता है कि यह धमकी उसी ने दी होगी। वह विवेक के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है। विवेक हंसकर कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे धमकाना होता तो मैं सीधे सामने करता। कागज भेजने की जरूरत नहीं। क्रिस्टो को लगता है कि बात में दम है, लेकिन फिर भी उसका शक विवेक से हटता नहीं। इस बीच निमिषा का दिल बदलने लगता है। वो क्रिस्टो को बच्चों के लिए संघर्ष करते हुए देखती है। वो महसूस करती है कि क्रिस्टो सिर्फ पुलिस वाला ही नहीं, बल्कि एक सच्चा शिक्षक भी है। एक दिन निमिषा खुद क्रिस्टो के क्लास में आती है और बच्चों को समझाने में उसकी मदद करती है। ये दृश्य क्रिस्टो और निमिषा के रिश्ते को नया मोड़ देता है। अब दोनों के बीच हल्का सा विश्वास और सम्मान पैदा होने लगता है। आर्या धीरे धीरे क्रिस्टो के सामने खुलने लगती है। एक शाम वह कहती है, सर, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मुझे पढ़ना है। क्रिस्टो उसे ढांढस बंधाता है। आर्या, डर कर पीछे हटना हल नहीं है। अगर कोई तुम्हें रोकना चाहता है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां आर्या का किरदार और मजबूत होता दिखता है। कहानी में सस्पेंस तब और गहराता है जब आर्या को दूसरी धमकी मिलती है। इस बार सिर्फ कागज नहीं, बल्कि उसके कमरे की खिड़की के पास एक पत्थर फेंका जाता है जिसमें पर्ची बांधी होती है। उस पर लिखा होता है, अगली बार कागज नहीं आएगा, मौत आएगी। आर्या कांप जाती है। उसकी मां घबराकर क्रिस्टो को बुलाती है। क्रिस्टो पर्ची को पढ़ता है और पहली बार मान लेता है कि यह मामला साधारण नहीं है। क्रिस्टो इस मामले की गंभीरता समझकर इसे निजी तौर पर जांचने लगता है। वह अपने 2 भरोसेमंद कांस्टेबल्स को आदेश देता है कि रात में आर्य के घर के आसपास गश्त लगाएं। वो गांव में यह भी पूछताछ करता है कि क्या किसी ने अजनबी बाइक सवार को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में एक अनजान शख्स अक्सर गांव के किनारे वाली सड़क से गुजरता है। क्रिस्टो के मन में शक और गहराता है। इसी बीच विवेक को पता चलता है कि क्रिस्टो अब उसकी बहन के मामले में दखल दे रहा है। वह भड़क उठता है। एक रात वो शराब पीकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चिल्लाने लगता है, इंस्पेक्टर, मेरी बहन तुम्हें इतनी क्यों पसंद है? तुम्हें मेरे घर के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। क्रिस्टो शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा झलकता है। वो कहता है, तुम्हारी बहन इंसान है, कोई वस्तु नहीं। अगर तुम उसे सताओगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। यहां क्रिस्टो और विवेक का टकराव खुलकर सामने आता है। फिल्म अब थ्रिलर की ओर बढ़ती है।
एक रात जब आर्या अपनी किताबों के साथ पढ़ रही होती है, अचानक उसके कमरे की खिड़की से पेट्रोल बम फेंका जाता है। कमरा जल उठता है। आर्या चीखती है। उसकी मां दौड़कर आती है और किसी तरह आग बुझाती है। क्रिस्टो को तुरंत खबर मिलती है। वो गुस्से में गांव भर में तलाशी शुरू करवा देता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस हादसे के बाद आर्या टूट जाती है। वो रोते हुए क्रिस्टो से कहती है, सर, अब मैं और नहीं कर सकती। शायद सचमुच मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। क्रिस्टो उसे ढांढस बंधाता है, नहीं आर्या, अगर तुम पीछे हटोगी तो वो जीत जाएगा जिसने तुम्हें डराया है। तुम मजबूत रहो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहां क्रिस्टो का शिक्षक और पुलिस वाला दोनों रूप स्पष्ट नजर आते हैं। वो सोचता है, ये आदमी कौन है? गांव का कोई है या बाहर से आया है? सुबह होते ही वो गांव वालों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई नाम सामने नहीं आता। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने कभी उसका चेहरा साफ नहीं देखा। इस बार निमिषा क्रिस्टो की मदद करने का फैसला करती है। वो अपने स्कूल के नेटवर्क से बच्चों से जानकारी निकालती है। कई बच्चों ने बताया कि एक काला हेलमेट वाला आदमी अक्सर गांव के बाहर वाले जंगल में दिखाई देता है। क्रिस्टो समझ जाता है कि रहस्य की चाबी उसी जंगल में छुपी है। इधर विवेक और भी खतरनाक हो जाता है। वो आर्य की मां पर दबाव डालता है, अगर आर्य पढ़ाई जारी रखेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा, और अगर तुम उसका साथ दोगी तो तुम्हें भी देख लूंगा। आर्य की मां रोते हुए क्रिस्टो से मदद मांगती है। क्रिस्टो वादा करता है, जब तक मैं जिंदा हूं विवेक तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। एक रात क्रिस्टो अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ जंगल में निगरानी करता है। वह बाइक की आवाज सुनता है और छुपकर इंतजार करता है। बाइक सवार आता है और एक पेड़ के नीचे कुछ गाड़ता है। क्रिस्टो उसके जाते ही जाकर खुदाई करता है। वहां उसे एक थैला मिलता है जिसमें काले कपड़े, पेट्रोल की बोतलें और धमकी वाले कागज भरे होते हैं। क्रिस्टो का शक और गहरा जाता है कि यह कोई संगठित साजिश है। इसी दौरान आर्य पर फिर से हमला होता है। स्कूल से घर लौटते समय एक नकाबपोश शख्स उसका पीछा करता है। वो उसकी साइकिल को धक्का देता है जिससे आर्या गिर जाती है। सौभाग्य से क्रिस्टो समय पर पहुंच जाता है और उस नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नकाबपोश धुएं का बम फेंककर भाग निकलता है। आर्या खून से लथपथ हो जाती है। क्रिस्टो उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल के बाहर क्रिस्टो पूरी तरह भड़क जाता है। वो सबके सामने कहता है, जिसने भी ये किया है अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, चाहे वो विवेक हो या कोई और। मैं इस गांव की धरती छान डालूंगा। गांव वाले पहली बार क्रिस्टो के गुस्से को देखकर सहम जाते हैं। इसी बीच निमिषा क्रिस्टो को एक चौंकाने वाली जानकारी देती है। वो कहती है कि आर्या को धमकियां मिलने से पहले गांव में कुछ अनजान लोग घूमते हुए दिखे थे। उन लोगों का मकसद शायद आर्या को पढ़ाई से रोकना नहीं, बल्कि उसके जरिए क्रिस्टो तक पहुंचना था। क्रिस्टो ये सुनकर हैरान हो जाता है। मतलब असली निशाना मैं हूं? क्रिस्टो की जांच से पता चलता है कि विवेक का एक गुप्त रिश्ता है। वह गांव के बाहर के कुछ अपराधियों से जुड़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जो क्रिस्टो के खिलाफ पुराने केस में पकड़े गए थे। क्रिस्टो को लगता है कि विवेक ही उन अपराधियों और आर्या पर हमले के बीच की कड़ी है। अस्पताल से लौटने के बाद भी आर्या डरती नहीं। वो क्रिस्टो से कहती है, सर, अगर मैंने डरकर हार मान ली तो उन लोगों की जीत होगी। मैं पढ़ाई छोड़ने वाली नहीं। क्रिस्टो उसकी आंखों में साहस देखता है और गर्व महसूस करता है। पार्ट 4 के अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्रिस्टो जंगल में फिर से जांच करने जाता है। इस बार उसे बाइक सवार दिख जाता है। वो उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे गिरा देता है। जब वो नकाब उतारता है तो देखकर दंग रह जाता है। वह आदमी विवेक नहीं, बल्कि आर्य का स्कूल का पुराना अध्यापक होता है। क्रिस्टो सन्न रह जाता है। इससे पता चलता है कि आर्य पर हमले की जड़ सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि स्कूल और शिक्षा से जुड़ी गहरी साजिश है। पिछले हिस्से में क्रिस्टो ने पाया कि नकाबपोश हमलावर आर्य का पुराना अध्यापक है। उसका नाम जोसेफ सर निकलता है। क्रिस्टो हैरान रह जाता है। एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने वाला है, वही उनकी जान का दुश्मन क्यों बन गया? जोसेफ को पकड़कर थाने लाया जाता है, लेकिन पूछताछ में वो सीधे जवाब नहीं देता। जोसेफ का खुलासा आखिरकार क्रिस्टो कड़ा रुख अपनाता है। जोसेफ टूट जाता है और सारा सच बता देता है। वो बताता है कि उसे विवेक ने खरीदा था। विवेक ने कहा था, अगर आर्य पढ़ाई में आगे बढ़ गई तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। उसे डराओ, उसे तोड़ दो, ताकि वो कभी स्कूल न लौटे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जोसेफ ये भी बताता है कि विवेक अकेला नहीं है। गांव के बाहर रहने वाले कुछ अपराधी भी इस साजिश में शामिल हैं और उनका मकसद आर्या को बहाना बनाकर क्रिस्टो से बदला लेना है। विवेक की असली साजिश क्रिस्टो अब सीधे विवेक का सामना करता है। गांव वालों के सामने विवेक को पकड़कर पूछताछ करता है। विवेक मानता है कि उसने आर्या के खिलाफ साजिश रची, लेकिन उसका मकसद सिर्फ आर्या को रोकना नहीं था। असल में विवेक ने पहले क्रिस्टो के खिलाफ पुलिस में फर्जी शिकायत की थी,
लेकिन क्रिस्टो ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया था। तभी से वो क्रिस्टो से नफरत करने लगा और बदला लेना चाहता था। आर्य बस उसकी चाल का हिस्सा थी, एक मोहरा। आर्य की बहादुरी जब सच सबके सामने आता है, आर्य सब गांव वालों के सामने खड़ी होती है। वो कहती है, अगर मैं डर जाती तो ये साजिश सफल हो जाती, लेकिन क्रिस्टो सर ने मुझे हिम्मत दी और आज सच सामने है। मैं पढ़ाई करूंगी, चाहे कोई भी रुकावट आए। उसकी बातें सुनकर गांव की और भी लड़कियां हिम्मत पकड़ती हैं। गांव वाले पहली बार आर्य के साहस को स्वीकार करते हैं और उसका साथ देने का वादा करते हैं। आखिरी टकराव, लेकिन अपराधी इतने आसान नहीं थे। जोसेफ और विवेक के पकड़े जाने के बाद उनके गिरोह के लोग आर्य को अगवा करने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टो एकदम समय पर पहुंच जाता है। बारिश में भीगी रात, जंगल में गोलियों की आवाज और क्रिस्टो का पीछा करते हुए अपराधियों से भिड़ना, यह फिल्म का क्लाइमैक्स बनता है। क्रिस्टो अकेले दम पर उन सबको काबू में कर लेता है। आखिरकार विवेक और उसका पूरा नेटवर्क पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। इंसाफ की जीत, सभी अपराधियों को अदालत में पेश किया जाता है। गांव वाले गवाही देते हैं और आर्य का साहस सबके सामने साबित हो जाता है। विवेक को लंबे समय की जेल होती है। जोसेफ और बाकी अपराधियों को भी कड़ी सजा मिलती है। क्रिस्टो और आर्य का नया सफर, अंतिम सीन में आर्य स्कूल की परीक्षा हॉल में बैठी होती है। बाहर क्रिस्टो और निमिषा खड़े होकर मुस्कुराते हैं। क्रिस्टो कहता है, अब आर्य अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा गांव खड़ा है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, सच और शिक्षा की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हिम्मत हो तो जीत पक्की है। तो दोस्तों, ये थी सूत्रवाक्यम 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि सच और शिक्षा की ताकत के आगे सबसे बड़ी साजिश भी छोटी पड़ जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।